अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। प्रोग्राम फेस टू फेस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी मुस्कुराहट से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि इतना जो हंसते खेलते हुए हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, क्योंकि ख़बर बड़ी मज़ेदार है। अमेरिका शुक्रिया अदा कर रहा है ईरान का। ये बड़ी बात है कि थैंक यू ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खोल दी गई है, जो बंद थी 28 फरवरी के बाद से। और बॉटल नेक कहा जाता है पूरी इकॉनमी का इस टाइम कि 40% ऑफ ऑयल का जो गुजरा था वो इसी से होता था, जो कि मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में थी, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस इंक्रीज कर गई थी। लेकिन सीज फायर तक अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खुली है। क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। अच्छी खबर के साथ ही हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं और इस दुआ के साथ ही कि अब ऑयल की प्राइसेस हमें कम होती नजर आएंगी। मैं अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ चलती हूँ। मेरे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड अतीब सिद्दीकी मौजूद हैं और मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट जो कि हमेशा बड़ी खूबसूरत राय रखते हैं, मंसूर जाफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बट हमारे परमानेंट पैनलिस्ट हमारे साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, आज तो प्रोग्राम आप ही खोल दें, मुझे ये बताएं क्या ही बात है। मुबारक हो भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई है, सारी लड़ाई की जड़ी खत्म हो गई। दुरुस्त कह रही हैं, आपको भी मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो, पूरी मुस्लिम उम्मा को मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त चारों शाने चित मुखालफीन सड़ो, अब सड़ो और भारत अब साड़ लो और उसका वो बेबी जो है वो भी साड़ ले। सवाल सिर्फ इतना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान जाना और जाकर वहाँ मीटिंग करना। दूसरी साइड पे आप देखें आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का दौरा, ये जब इसको कहते हैं चौमुखी लड़ाई, ये चौमुखी लड़ाई आपने की है तो अल्लाह पाक ने आपको फतह दी है। और चार बातें सिर्फ है इसमें, देखें 80 से 90% तक डॉलर, अभी बात हुई है, अभी खबर आ रही है तो आप स्टॉक मार्केट को मैंने अभी चेक किया है तो 80 से 90% तेल में कमी हो गई है। तो मैं समझता हूं अब तो पूरी दुनिया को फिजा कहना पड़ेगा शुक्रिया पाकिस्तान। यस, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया फील्ड मार्शल। बाकी गेस्ट की तरफ हम चलते हैं। मैं सबसे पहले मंसूर जाफर साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज इस वजह से करूंगी क्योंकि हमारी ऑडियंस को और हम समझना चाहेंगे कि इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर तकरीबन हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहीं पर मौजूद हैं, हमारे फील्ड मार्शल भी मौजूद है, डिप्लोमेसी के लिए कोशिशें की जा रही हैं, अमेरिका के साथ अलाइनमेंट भी चल रही है, बल्कि अभी तो खबर आ रही है कि इंडिया के साथ भी हमारे बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ब्रीफली पूछूं कि इस वक्त पाकिस्तान की बिगेस्ट अचीवमेंट ईरान को मनाने की कोशिशें किस हद तक कामयाबी हमें मिल सकती है, और क्या खुफिया तौर पर तमाम टेबल टॉक्स हो चुकी हैं जो 10 या 15 पॉइंट से एजेंडा है? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ जी, जहाँ तक इस वक्त मिडिल ईस्ट का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ वहाँ पे जो एक जंगों का दौर है वो तो अब जिसे कहा जाता है ना कि लद चुका, खत्म हो चुका। अब वहाँ पे फायरबंदी का, सीज फायर का और ट्रूस का दौर शुरू हो गया है। चाहे वो ईरान अमेरिका जंग हो या इसराइल और लबनान की जंग हो, इन दोनों महाजों पे जंगबंदी का क्रेडिट अगर पाकिस्तान लेना चाहे तो मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ा बुलंदबाग दावा नहीं है, ये ज़मीनी हकायक है। आपके इल्म में है कि जब ईरान और इसराइल अमेरिका की जो जंगबंदी जो की गई थी उसमें एक अहम नुकता लबनान में सीज फायर का भी था, लेकिन उस वक्त बावजूद इसे निकाल दिया गया था। और बाद में होने वाली जितनी भी कोशिशें हैं वो इसी नुक्ते पर घूमती रहीं कि क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मिडिल ईस्ट के एक हिस्से में तो आतिश व खून की बारिश हो रही हो, आतिश वहन की बारिश हो रही है, दूसरे हिस्से में आप अमन खेल रहे हो। तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ ईरान के साथ यही था कि इस लबनान के इशू को भी क्लब किया जाए इसके साथ और ये सीज फायर वहाँ पे किया जाए। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस डिमांड पर कान धरे और उसके बाद उन्होंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जो है उन्हें इंस्ट्रक्ट किया कि वो लबनान की हुकूमत के साथ एक सीज फायर इफेक्ट करें, क्योंकि इस वक्त हिजबुल्लाह बरसरे पकार है, उसे तो इस वक्त दुनिया ने दहशतगर्द करार दे रखा है। तो उनके साथ एक पैक्ट करने के बजाय लबनान की हुकूमत को इस बारे में ऑन बोर्ड लिया गया और वहाँ पे उनके साथ सीज फायर किया गया। और सीज फायर जो है कल रात से इफेक्टिव है, अगरचे उससे पहले इसराइल अपनी रिवायती जुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान वहाँ रकम कर चुका है। 2100 अफराद को शहीद करने के बाद तकरीबन 10-11 लाख लोगों को इंटरनली डिस्प्लेस किया गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को वापस आ रहे हैं। उसके साथ मैं समझता हूँ आपको याद होगा वो फेमस बहुत ही मशहूर लंचन जो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल के एजाज में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दिया था, और ये व्हाइट हाउस की तारीख में 200 साल तारीख में ये पहली मरतबा हुआ है कि किसी सर्विंग जनरल को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने या किसी अमेरिकी सदर ने अपने यहाँ लंच पर होस्ट किया हो और उनके साथ तयशुदा 1 घंटे की मुलाकात जो है वो 4 घंटों में मुहित रही हो। और उसके बाद जो उनका स्टेटमेंट था
मैं समझता हूँ आज हमारे फील्ड मार्शल जो हाफिज साहब है वो हकीकी मानों में उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं कि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये तारीखी जुमला कहा था कि ईरान को फील्ड मार्शल से ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि और आज मैं समझता हूँ कि ईरान में उनकी मौजूदगी और एक ऐसे नुक्ते पर मौजूदगी या ऐसे नुकात को सुलझाने के लिए मौजूदगी जो अमेरिका नहीं सुलझा सका और यूरोपीय ताकतें नहीं सुलझा सकी, ओबामा नहीं सुलझा सका, आज ये एजाज़ जो है वो हमारे फील्ड मार्शल साहब के हिस्से में आया है कि वो उन बड़े ही जिसे कहना चाहिए पेचीदा मामलात और ख़ासतौर पे ईरान के वो स्ट्रेटेजिक डिमांड्स उन पर एक लिहाज से निगोशिएशन के लिए, उन पर तबादला ख्याल के लिए, यही बात कि जो चीजें वो जंग में हासिल नहीं कर सके ये टेबल टॉक पे हासिल करें। वेरी वैलिड पॉइंट, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं मार्शल साहब की तरफ आती हूँ। सर, सबसे पहले तो हमें ये समझा दें, क्योंकि आप शायद जिस तरह ज़मीन के बॉर्डर्स होते हैं वैसे फ़ज़ाओं के बॉर्डर्स भी होते हैं, और ये ख़बरें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि जिस तरीके से पूरा जो था उसको हमने एस्कॉर्ट किया, उनको लेकर आए जो सेटलमेंट्स के लिए यहाँ पर डायलॉग्स के लिए आ रहे थे। अभी भी कुछ मशक़ें पाकिस्तान की और ईरान की कुछ चल रही हैं, कुछ इस हवाले से खबरें, कोई क्लेरिफिकेशन हमें बता दें। और क्या अभी भी ईरान की फ़ज़ाइया का कंट्रोल पाकिस्तान के पास है? पाकिस्तान एयरप्लेन्स वहाँ पर जा रहे हैं? ज़रा ब्रीफली, क्योंकि हमारे चीफ भी वहाँ पर है तो उनकी सिक्योरिटी के लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ़िज़ा, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी, शहजाद साहब को और मंसूर साहब को भी। बेसिकली जो आप सवाल पूछ रही हैं वो रिलेट कर रही है, जब ये अपना ईरानी लीडरशिप पाकिस्तान आई थी तो फ़ज़ाइया ने उनको एक एयर कवर प्रोवाइड किया था। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो खबर आप तक पहुँची हुई है, जो मेरा ख्याल है सब पाकिस्तानियों को भी इल्म है कि इस चीज़ का कि यस, ये अपना पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो उनकी सिक्योरिटी थी वो अपने ज़िम्मे ली हुई थी, और वो क्या कहते हैं डोर टू डोर जिसको कहते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। अब क्योंकि इस वक्त हमारी जो टॉक्स हैं वो इस लेवल पे आ चुकी हुई हैं कि इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब इज़ इन तेहरान, और ये सब कुछ क्या कहते हैं इनके इल्म में है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के इल्म में भी है, नेतन्याहू साहब के इल्म में भी है। तो इस वक्त कोई ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट है नहीं वहाँ पे। ये सबको पता है कि जी ये जो हमारी ये टॉक्स जो हैं ये अब फाइनल स्टेजेस में एंटर हो चुकी हुई हैं, और तकरीबन मेरा अपना अंदाज़ा है कि जितने भी वो पॉइंट्स थे जिसके ऊपर थोड़ा सा क्या कहते हैं डिफरेंसेस थे, वो काफ़ी हद तक हल हो चुके हुए हैं। उसमें आपको पता ही है कि जो मेन जो नुक्ता था वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से था, और दूसरा नुक्ता था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से था। इनकी जो डिफरेंसेस थे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से वो अब सबको इल्म हो चुका हुआ है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट से उसका ताल्लुक है। उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल आया होगा, क्योंकि जब ईरान ने कह दिया है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने में इंटरेस्टेड है, तो यूरेनियम की एनरिचमेंट के लिए भी मेरा ख्याल है उनको लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जो पहले से तयशुदा था कि ये 3% to 5% यूरेनियम एनरिचमेंट को रखेंगे पीसफुल पर्पसेस के लिए। जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ताल्लुक है, उसमें यस ईरानियंस ने कहा था कि जी हम टोल लगाएंगे, हम इसकी पैसेज को कंट्रोल करेंगे। ये एक मैक्सिमम पोजीशन थी, क्योंकि ये याद रखें कि तारीख़ में ये पहली दफ़ा नहीं है कि किसी स्टेट में किसी मुल्क ने ये टोल नहीं लगाया हो। ये डेनमार्क में भी हुआ, ये उन्होंने तकरीबन कोई 200-300 साल तकरीबन ये अपना टोल चार्ज करते रहे। जर्मनी ने भी किया इसको, इसी तरह से होता रहा। सुएज़ कनाल में भी हो रहा है, पनामा कनाल में भी हो रहा है, लेकिन वो कनाल्स हैं, वो बनी इसी मकसद के लिए। 28 फरवरी से पहले की जो सिचुएशन थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ये क्योंकि अपना ईरानियंस को अपनी कोई नेगोशिएटिंग पोजीशन पे आने के लिए इस तरह की शायद कोई कंडीशंस रखनी पड़ी, क्योंकि ये भी वो चाह रहे हैं कि जो सैंक्शंस हैं ये लिफ्ट हो जाएं, और इसके बाद क्योंकि इस वक्त ईरानियों को अभी आपको पता है उनकी इकॉनमी को काफ़ी धचका लगा हुआ है काफ़ी सालों से। तो ये एक किस्म की नेगोशिएशंस के लिए ये सारी बातें चल रही थी, और आपको भी मुबारकबाद हो, आई एम श्योर कि सब पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि जिस स्टेज पे हम आ गई ये डील। बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से कि ये शायद चंद दिनों की बात है, शायद मेरा ख्याल 24-48 घंटे में शायद कोई ना कोई और बेहतर खबर भी आनी शुरू हो जाए। अरे वाह, इंशाअल्लाह हम मुबारकबाद आपकी वसूल करते हैं, और बल्कि पूरी कौम को इसकी मुबारकबाद अगर वाकई क्यों बट सब ऐसे ही
क्या डील फाइनल मराहिल में अगर दाखिल हो चुकी है तो इसका मतलब है कि फिर तो सऊदी अरब से MBS साहब भी आएंगे, चाइना से ऑब्जर्वर भी आएंगे, शी जिनपिंग को भी हम फिर उनको भी दावत देते हैं कि वो भी मोर देन वेलकम। ये तो बड़ा वर्ल्ड वॉर 3 रुकवा रहा है पाकिस्तान, इटसेल्फ बड़ी अचीवमेंट है। दुरुस्त कह रही हैं काबिल एहतराम फ़िज़ा साहिबा जो आप फरमा रही हैं, लेकिन ज़रा गौर करें ना, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आप अगर सिर्फ पहले अफ़गानिस्तान की बात करें, आप गज़बे लिल हक़ की बात कर लें तो 180 दहशतगर्द पनाहें जो है वो आप अफ़गानिस्तान में उड़ा चुके हैं और 30 से ज़ायद उनकी जो इज्तिमा गाहें थी वो आप तबाह बर्बाद। हमारा मकसद वहाँ पर रजीम चेंज करना नहीं है, हमारा मकसद अपनी प्रोटेक्शन, अपना मसला है 100%। इसके साथ साथ आप देखें तो गुज़श्ता रोज़ आपके जनाब एंटी शिप मिसाइल का तजर्बा जो आपने पाक बैरिया ने किया है वो देखें, साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, ISPR ने क्या कहा है, एग्जैक्ट पॉइंट पर जाकर आपका नया मिसाइल भी हिट कर रहा है। अब अगर इस तरह की सारी बातों को कंपाइल करें तो जो काबिल एहतराम मंसूर जाफर भाई ने फरमाया ना कि आप अमेरिका का सदर नहीं कर सका और पाकिस्तान ये काम कर, क्यों? मैं ये कह रहा हूं कि बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये वक्त हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से देखा है कि आपकी फौजी, आपकी सिविल, आपकी आवाम, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। पाकिस्तान में पहले नहीं था ये। पाकिस्तान में अगर फौजी क़यादत का एक चेहरा इस तरफ था तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इस तरफ था। अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की आवाम अपनी मुंतखब हुकूमत शहबाज शरीफ के पीछे खड़े हैं और शहबाज शरीफ के साथ उनकी आर्मी पूरी फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब की क़यादत में साथ खड़ी है। जब ऐसे ममालिक इकट्ठे होते हैं तो फिर जाकर जो मंसूर भाई फरमा रहे थे फिर विक्ट्री होती है। तो मैं सीधा मंसूर भाई आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो मैं फील कर रहा हूं कि सऊदी और कतरी वज़ीर ख़ारजा की अगर बात कर लूँ, उनके जो बयानात मैं देख रहा हूँ वो गैर मामूली नौइयत के सामने आ रहे हैं। जो हालात इस वक्त पूरी दुनिया में हैं, ख़ास तौर पर बिलखुसूस मशरक़ वस्ता का मंजरनामा आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं। आप आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा देख रहे हैं, मेरी आवाम को बताएं काइंडली मंसूर भाई। जी यकीनन इस वक्त जो मिडल ईस्ट का मंजरनामा है, बिलखुसूस ईरान की, अमेरिका की और इसराइल की जो जंग है, इसके बाद वो जो किसी दौर में वो कॉन्डोलीज़ा राइस हुआ करती थी अमेरिका की एक वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने बड़ा ही एक ज़नाना किस्म का बयान दिया था मिडल ईस्ट के ये जो मसाइल हैं, यहाँ पे जो दर्द और तकलीफ की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा था एक नया मिडल ईस्ट जो है वो पैदा हो रहा है और ये जो आपको वहाँ पे आहाकारी दिखाई दे रही है ये कोई बर्थ पैंग करार दिया था उन्होंने कि ये कोई उस ज़माना जाहिलियत में, इस वक्त मैं समझता जी, तो ये उन्होंने मिसाल दी थी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो जो वहाँ पे हाहाकारी मची हुई थी उसमें जो अब एक सुकून और ठहराव आया है वो यकीनन एक ऐसे मिडल ईस्ट की नवीद सुना रहा है कि जो यकीनन आने वाले दिनों में जंगों से पाक होगा और वहाँ पे हकीकी मानों में अमन आश्ती और इस्तेहकाम होगा। और ख़ासतौर पे खलीज के वो ममालिक कि जो अपनी खाम ख्याली में किसी तीसरी कुव्वत को अपना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझ के अपना सब कुछ उस पर निछावर किए जा रहे थे, अपने पेट्रो डॉलर, अपना सब कुछ, अब वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो रिवर्स होते हुए दिखाई दे रही हैं। अब आपके वज़ीर आज़म साहब जब कतर की फ़ज़ा, जो सऊदी फ़ज़ा में जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें सऊदी जो तैयारे जो हैं उनकी एयरफोर्स अपने हिसार में ले लेती है और जब वो कतरी फ़ज़ा में जाते हैं तो कतर के तैयारे जो हैं उन्हें अपने हिसार में ले लेते हैं। और इसी तरीके से अब जब वो तुर्किया लैंड किए तो वहाँ पे इस वक्त वो सबसे बड़ा मरकज़ निगाह है उस अनतालिया कॉन्फ्रेंस का कि जो इस वक्त बशमूल ईरान के मुख्तलिफ मामलात पे जो है वो बहस कर रही है, मुज़ाकरात कर रहे हैं। यकीनन मैं समझता हूँ ये विक्ट्री इसी वजह से मुमकिन हुई है कि पाकिस्तान ने जो डे 1 से इनिशिएटिव लिया इस जंग की हिद्दत को, शिद्दत को ठंडा करने के लिए और अपनी इफेक्टिव डिप्लोमेसी स्टार्टिंग फ्रॉम द UN और तमाम अरब कैपिटल्स के अंदर और बिलखुसूस ईरान को जिस तरीके से सऊदी अरब। मंसूर भाई कथा कलामी की माजरत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में भी बताते जाइएगा, वो कहाँ खड़ा है? वो जिस इसराइल को वो बाहें उठा के आवाज़ दे रहा था कि आओ भाई मेरे वो 3 जजीरे मुझे वापस ले दो जो सन 72 से मेरे पास नहीं है। लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ आज जो बड़ी पेशरफ, जो बड़ी बैठक ऑनलाइन होने जा रही है, ख़ासतौर पे
जो बरतानवी वज़ीर आज़म इस वक्त पहुंचे हैं फ्रांस के अंदर, और वहाँ फ्रांस के सदर के साथ तकरीबन 40 मुल्कों के जो मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं उनके साथ एक वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के हवाले से और उसको एक मुस्तकिल एक सेफ पैसेज बनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पे तबादला ख्याल किया जाएगा। नेटो टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसमें अमेरिका माइनस होगा। जी, इसी नौइयत की चीज़ है, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ यकीनन उनके भी इल्म है और यूरोप को भी इल्म है कि ईरान इस बारे में कितना हसास है। और अब ये बुनियादी तौर पे आबनाए हुर्मुज़ शायद उस तरीके से लाइमलाइट में ना आता, ये इसराइल और अमेरिका की जंग की बरकत से मैं समझता हूँ ये जैसे होता है ना, हर चीज़ का एक कीमियाई रिएक्शन का एक बाई प्रोडक्ट होता है, तो ये अमेरिका इसराइल की जंग का एक बाई प्रोडक्ट है। असल तो जो मकासद थे वो तो रिजीम चेंज और पता नहीं क्या क्या था, वो तो हासिल नहीं हुए। ईरान के हाथ में एक ऐसी बाई प्रोडक्ट आ गई कि जिसके नतीजे में ईरान ने अपना स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक वेट जो है वो कई गुना ज्यादा कर लिया। और ये बॉटल नेक की थी जो उसके हाथ में आई थी। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा जाफर साहब। मैं एयर मार्शल साहब की तरफ आती हूँ। सर, जिस तरीके से नक्शा ये 28 फरवरी 26 फरवरी से पहले मिडल ईस्ट का था, और पाकिस्तान को क्या यूएई वीज़ा नहीं दे रहे थे, हम सऊदी अरब के साथ ठीक है करीब थे, लेकिन हम उनसे भी कहते थे कि हमें उधार तेल दे दे, पैसे दे दे, ये वाला माहौल बना हुआ था। लेकिन अब इस जंग को कुछ ही हफ्तों के अंदर जब फाइनलाइज किया है, ख़त्म किया है, तो कैसा नक्शा आप देख रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर पावर स्टेक होल्डर्स का, पाकिस्तान के कद काठ में जिस तरीके से इजाफा हुआ है? मैं इतना ही कह सकता हूँ, जिस तरह जस्ट ऐड जो कि अपना मंसूर साहब ने बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मिडल ईस्ट का मंजरनामा है वो काफ़ी हद तक चेंज होने जा रहा है। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि ये सारा मंजरनामा जो मिडल ईस्ट का था, ये बेसिकली इसका सबसे बड़ा इशू ही जो है वो मिसट्रस्ट का था। कोई किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं रहा था। ये सारा मिसट्रस्ट ही है जिसने टोटल कैओस क्रिएट किया हुआ इस पूरे रीजन में, और इस मिसट्रस्ट को लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया। लोगों से मुराद है अमेरिका ने भी बेनिफिट उठाया, इसराइल ने भी बेनिफिट उठाया, तो बहुत से लोगों ने इस मिसट्रस्ट का बेनिफिट उठाया। किसी को किसी पे ट्रस्ट नहीं था, लेकिन ये जो ओआईसी खत्म ही कर देनी चाहिए थी। ओआईसी बनाई क्यों अगर मिसट्रस्ट का ये हाल है? कि बस वो मिसट्रस्ट का तो सिलसिला ही यही है कि जो ये पूरी रीजन क्या पूरी दुनिया में मिसट्रस्ट ही है जिसकी वजह से ये सारी ये जंगों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन अब जो सिचुएशन आ गई है वो ये है कि ये मिसट्रस्ट से अब निकलने का टाइम नज़र आ रहा है मुझे। पहले तो ये है कि ये पहले बायलैटरल ये जो इस वक्त डिस्कशन चल रही हैं बिटवीन इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये इंशाल्लाह ये काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर देगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी पाकिस्तान की सिफारतकारी की, जैसे हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि क्या शानदार सिफारतकारी, और जिस तरीके से फील्ड मार्शल ईरान के अंदर पूरी ईरानी रजीम से जिस तरीके से डीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पावर स्टेक होल्डर्स मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स कह लें या उनके पावर डिवीज़न है, तो उन डिफरेंट पावर डिवीजन्स के पास जाना, उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर कामयाबी ये होती है, उनका दौरा कामयाब होता है, तो फिर उसके बाद अब जब सिफारतकारी के लिए दोबारा से राउंड टेबल इस्लामाबाद में होगा, तो फिर बड़े बड़े जो दुनिया के सुपर पावर्स हैं वो पाकिस्तान ले आएंगी, और फिर पूरी दुनिया मुतरफ होगा कि वाकई वी आर द वन, हमारी लीडरशिप थी, हमारी डिप्लोमेसी थी जिसने जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 को रुकवाया है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बड़ी स्पेशल गेस्ट सीनियर एम्बेसडर जो हैं वो मुख्तलिफ जो यूनाइटेड नेशंस में, चाइना में, जिनेवा में सरदार मसूद खान साहब, और सदर भी रह चुके हैं, आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया एंड इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन आवर प्रोग्राम। पहले तो सबसे पहले ये बता दीजिए, जिस तरीके से अमेरिकन डिप्लोमेसी को आप समझते हैं, और वहाँ पर आप एम्बेसडर भी रह चुके हैं, 14 साल आपने जो है वहाँ पर गुजारे हैं, मुझे ये बता दीजिए जो अमेरिकन डिप्लोमेसी है, सुपर पावर है, इसके ताल्लुकात पाकिस्तान के अब के हालिया दौर में और ख़ास तौर पर ट्रम्प मैनेजमेंट के साथ कितने इम्पॉर्टेंट हैं और कितने पॉजिटिव में हैं, चाहे इंडिया या बाकी ममालिक जितना भी कोशिश कर ले। अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि हमारी डिप्लोमेसी को जिस तरीके से ट्रम्प कह भी रहे हैं, CDF की तारीफ़ कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ कर रहे हैं? वैसे तो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात रहे हैं 1950 की दिहाई से लेकर अब तक, और उनमें उतार चढ़ाव आता रहा है।
कभी हमने ऊंची मंजिलें तय की, कभी हमारे दरमियान कशीदगी बढ़ गई, और लेकिन हम एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी रहे और इख्तलाफात भी हुए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के दौरान बिलखसूस माजी करीब में। लेकिन अब उस दौर से हम आगे निकल चुके हैं। गुज़श्ता बरस जो दोनों फ़रीक़ैन ने, मतलब दोनों नेशंस ने और उनकी क़यादत ने जो मेहनत की, उसकी वजह से जब ये जंग का आगाज़ हुआ तो पहले ही हमारे ताल्लुक़ात बहुत मज़बूत हो चुके थे। लेकिन इस जंग के दौरान पाकिस्तान ने जो मरकज़ी और कलीदी किरदार अदा किया है, उससे न सिर्फ अमेरिका पाकिस्तान की सफारती सलाहियतों का मोतरफ़ हुआ है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, उसके बाद जो है यूरोपियन यूनियन, कनाडा, इन्होंने एक मुश्तरका बयान में पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की है कि पाकिस्तान कितना बेमिसाल किरदार अदा कर रहा है। तो इसका एक जो है अमेरिका पूरे का पूरा मशहूर है, क्योंकि ये सफारती तारीख़ में अमेरिका ने शायद अमेरिका के किसी सदर ने किसी दूसरे सरबराह, किसी मुल्क के दूसरे सरबराह यानी वज़ीर आज़म या बिलखसूस किसी आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की इतनी तारीफ़ की हो, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मतलब मैं तारीख़ का भी तालिब इल्म हूँ, तो इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब आपका सवाल ये था कि क्या उस सतह और उस नहज पे हमारे ताल्लुकात पहुँच गए हैं कि अब हिंदुस्तान लाख मुखालफत करे और या कोई और लोग जो है इस ख़ास रिलेशनशिप को, हम इसे स्पेशल रिलेशनशिप कहेंगे, खुसूसी रिलेशनशिप, क्या इसको कमज़ोर कर सकता है? तो इसमें यह है कि सदर ट्रंप के दौरे सदारत में तो इसमें हिंदुस्तान कामयाब नहीं होगा, लेकिन जब आपकी दोस्ती भी बढ़ जाए तो उस वक्त भी जो है आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि जो आपके हरीफ हैं या उसके अलावा जो दूसरी क़ुव्वतें हैं, यहाँ तक कि जो आपके हलीफ भी हैं, वो भी कुछ रश्क की निगाह से या हसद की निगाह से देखना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान को बहुत मोहतात रहना है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक और मैं पाकिस्तान की क़यादत को ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि इस वक्त मैंने बार बार ये कहा है, जो इस किस्म के टेलीविज़न इंटरेक्शंस हैं, कि सोलो फ़्लाइट नहीं की पाकिस्तान ने, यानी अपने आप को सिर्फ दुनिया के स्टेज पर नहीं प्रोजेक्ट किया। उसने खलीजी रियासतों की हिमायत हासिल की, चीन की, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये किरदार अदा करने के लिए तेहरान में एतमाद पैदा किया। वाशिंगटन जो है, वाशिंगटन के साथ और तेहरान के साथ किसी भी कैपिटल में ना वो देखा जाता है कि ये हॉस्टाइल है, ना ये देखा जा रहा है कि सबऑर्डिनेट के तौर पर काम कर रहा है। और फिर ये है कि पाकिस्तान के इसी किरदार की वजह से यूरोपियन यूनियन ने, रशियन फेडरेशन ने और इस्लामी तावन तंजीम के ममालिक ने, अरब लीग ने पाकिस्तान की बहुत तारीफ, अरब ममालिक ने पाकिस्तान की बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान ने प्रूव भी किया ना सरदार साहब, बहुत बिल्कुल हमारे साथ ही रहेगा। भट्ट साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जैसे हम पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, ट्रंप के पाकिस्तान आने की बात कर रहे हैं, ईरान के प्रेसिडेंट आएंगे, जब ये डील साइन होगी तो मोदी तो हमारा हमसाया है, हमें हमसायों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। मोदी को भी बुलाना चाहिए, और चाय तो वो खुद बड़ी अच्छी बनाते हैं, उन्हें हम पाकिस्तानी चाय भी पिला देंगे। देखिए फिजा, बात यह है कि अभी सरदार साहब ने जो बात की है ना, हिंदुस्तान मुखालफत करे और क्या वो हमें कमज़ोर कर सकता है, नहीं, ये बात इनसे जानते हैं। लेकिन आपके सवाल का जवाब जो है वो पहले ही मैं 4 लाइनों में ये बता दूं। बात यह है कि आप ज़रा भारतीय मीडिया को ज़रा गौर कर लें। इनके एक टॉप का आदमी मेजर गुरु आर्या साहब थे, जिनकी जनाब शान और शौकत और उनकी गुफ्तगू का अंदाज, उनका चीखना चलाना, उनका तड़पना। अब देखें भारतीय मीडिया, मैंने तो आज तक उसके मतलब बात ही कभी नहीं की, लेकिन आज मजबूरी हो गई है। भारतीय मीडिया उनके मतलब कह रहा है बकवास, यानी लफ्ज देखे, वो कह रहा है कि वो आकर अपने टीवी चैनल पर, अपने सोशल मीडिया पर बकवास फरमाते हैं और उसका खमियाजा जो है वो इंडियन आवाम को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये सारी इस तरह की लंबी बातें हैं कि खुद ही आपस में ये दस्तों गिरेबान हो रहे हैं। हाँ, आपस में मीडिया खुद ही हो रहा है, दस्तों गिरेबान हो गए। लेकिन आप जरा गौर करें कि भारतीय मीडिया की एक दूसरी स्टाइल क्या है। वो ये कह रहा है, उनके सफारतकार कह रहे हैं कि 4 या 5 मुलाकातों का वो दावा कर रहे हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है भारत के साथ वो भी हो रही है। तो सरदार साहब से ये जानते हैं कि सरदार साहब, आपने फरमाया है कि हिंदुस्तान मुखालफत करे और क्या हमें कमजोर कर सकता है, ये नहीं। आप तो चाइना में भी रहे, यूनाइटेड नेशन में 3 साल रहे, 14 साल, फिर आप सदर आज़ाद कश्मीर बने। तो ये सारी जगहों पे फिरने के बाद आपने पाकिस्तान का एक ही मसला है, वो है हमारा कश्मीर। क्या समझते हैं ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी वाली बात भारतीय मीडिया कर रहा है,
ये सारी जंगें ख़त्म हो रही हैं तो क्या कश्मीर भी आज़ाद होने जा रहा है? किबला मोहतरम सरदार साहब। जी, पाकिस्तान को बहुत डिप्लोमेटिक स्पेस मिली है और उसको इस्तेमाल करते हुए इस जंग के बाद पाकिस्तान को मसला कश्मीर को आलमी एजेंडे पे दोबारा से लाना चाहिए, ना सिर्फ बैकडोर डिप्लोमेसी में बल्कि फ्रंट डोर डिप्लोमेसी में, ताकि जो है कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत मिले और हिंदुस्तान के ऊपर इस किस्म की रोक टोक हो कि वो जो जुल्म सितम उसने रवा रखा हुआ है उसे ख़त्म करे। और हम उसे जो है जिस तरीके से हम अगर ईरान को और इस अमेरिका को एक मुज़ाकराती मेज़ पे ले आए हैं, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका और बाकी बैनुल अक़वामी बरादरी पाकिस्तान को पे बैक इस तरीके से कर सकती है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक मेज़ पे बिठा दें, या फिर जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें या बैनुल अक़वामी क़ानून के मुताबिक या किसी और थर्ड पार्टी मीडिएशन के ज़रिए मसला कश्मीर को हल करने के लिए भी स्टेज सजाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद जो है पाकिस्तान का चूँकि क्लाउड बढ़ चुका होगा, डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ चुका होगा और जो अहम तरीन कैपिटल्स हैं वो पाकिस्तान के ममनून भी हैं, तो वहाँ पाकिस्तान की कश्मीर की पोजीशन के लिए मज़ीद पजीराई होगी और जो है उसके लिए वो पाकिस्तान का हाथ बटाने के लिए भी तैयार होंगे। एब्सोल्युटली सर, ट्रम्प तो कह चुके हैं कि मैं जितनी जंगें रुकवाई हैं अब मैं आगे कश्मीर वाले मसले पे भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जंग रुकवाने को तैयार हूँ। बट अभी ऑन द सेफर साइड लास्टली जाते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान मीडिएशन जो भी करवा रहा है, आप एतमाद देखिए या पाकिस्तान की डिप्लोमेसी देखिए कि चाइना और यूएसए ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, बट पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है तो चाइना पाकिस्तान आने को एज ऑब्जर्वर भी तैयार है। अब ईरान और यूएसए एक दूसरे के मुखालिफ हैं, जंग की सूरत हाल में है, लेकिन पाकिस्तान आने को ये दोनों तैयार है। तो जो चीज़ें वो मैदान जंग में हासिल नहीं कर सके वो अब इस टेबल पर पाकिस्तान उनको दिलवा रहा है। जी बिल्कुल दुरुस्त है। क्या आप हिंदुस्तान की तरफ इशारा कर रही हैं या जो आप इनकी तरफ जो फरीकैन की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही है जी। ये जो ईरान और अमेरिका की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ये है कि इसमें एक ये पहलू भी निकला है कि पाकिस्तान ने हमेशा चीन और अमेरिका के दरमियान अपने ताल्लुकात में बड़ा तवाज़ुन बरकरार रखा है। उसकी बेहतरीन मिसाल इस वक्त दी कि इस वक्त चीन की भी उसे हिमायत हासिल है और अमेरिका की भी हिमायत हासिल है, दोनों का एतमाद भी हासिल। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, कोई और मुल्क नहीं था। यानी मतलब मगरबी जरीदे और अखबारात और ज़राए इब्लाग जो है छाप रहे हैं या इसके ऊपर प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि दुनिया का कोई और मुल्क नहीं था। ये मतलब ये कि जो मुज़ाकराती मेज़ है या सालसी का जो वेन्यू है वो जिनीवा नहीं है, यूरोप का कोई कैपिटल नहीं है। इस मरतबा ज़ाहिर है कि क़तर भी नहीं हुआ, दोहा या ओमान, क्योंकि ये रिवायती तौर पर ये आम तौर पे सालसी का किरदार अदा करते रहे हैं, लेकिन इस जंग की वजह से उनका भी रोल बदल गया था और उन्हें पाकिस्तान को सपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर समझा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो है पाकिस्तान की कामयाबी है, लेकिन उसके साथ साथ ये इस्लामी दुनिया की कामयाबी है और बैनुल अक़वामी बरादरी की कामयाबी है, क्योंकि इस जंग के कॉस्ट जो हैं उनसे कोई मुल्क नहीं बचा। वो तरक्की याफ्ता ममालिक हों, तरक्की पजीर ममालिक हों, सारे के सारे इसकी जद में हैं। और जब पाकिस्तान ने जो ये जंगबंदी का ऐलान करवाया, ख़ास तौर से हमारी जो कायदीन ने अमरीकी मुखातबीन से बात करके इसे मुमकिन बनाया, तो सारी दुनिया से मुबारकबाद के पैगाम आए और सारी दुनिया ने सुख का सांस लिया। मैं समझता हूँ कि अब हमें जो है कोशिश करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि जो अगला दौर है वो नतीजा खेज़ हो। सदर ट्रंप ने तो ये भी इशारा किया है कि वो बज़ात ख़ुद यहाँ आ सकते हैं और एक मतलब एक तारीख़ी मुआहदा यहाँ हो सकता है। और पाकिस्तान ने अब तक भी सफारती तारीख़ में एक नए बाब का इजाफ़ा किया है और इसमें अगर यहाँ एक फ़ाइनल मुआहदा भी हो जाता है तो ये बेमिसाल होगा। इसकी मिसाल जो है दूसरी जंग अज़ीम के बाद नहीं मिलेगी। और इस वक्त मैं ये भी तवक्को करता हूँ कि ये
फातेह और मफतूह का मुआहिदा नहीं होगा, ये ऐसा मुआहिदा होगा जो सबके लिए विन विन होगा, और यही पाकिस्तान की कोशिश है। ये बड़ी यही बात थी, मैं यही पूछना चाह रही थी कि अगर पाकिस्तान ये कर रहा है तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि ईरान को मनाना, क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, कोई एक चीज़ नहीं चल रही जिसको मनाना है। पासदारान इनकलाब भी है, सुप्रीम लीडर भी है, IRGC भी है और बाकी सदर भी हैं, तो बड़ी चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खुशामदीद कहते हैं आपको, और खुशामदीद इस वजह से भी जब आबनाए हरमज़ खुल चुकी है, अपने पुराने स्टेटस पर वापस बहाल हो चुकी है, तो फिर इसका मतलब है कि इकॉनमी पे इसके बहुत ही जल्दी इमीडिएट इफेक्ट आएंगे। और इकॉनमी से मेरी मुराद है जो पूरी दुनिया के अंदर ऑयल रिसेशन चल रहा है, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ कर गई हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो चुकी है और लोड शेडिंग का अजाब हमें भुगतना पड़ रहा है। तो क्या पेट्रोल प्राइसेस कम होंगी, क्या लोड शेडिंग में कुछ कमी वाक़ होगी, हमारी इकॉनमी, क्योंकि हमें सबसे पहले मतलब है हमारी इकॉनमी से, हमारी इकॉनमी कितनी बेहतर हो जाएगी। तो इसी पर बात करने के लिए साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह ने हमें ज्वाइन किया है। सर वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपका। सर जल्दी जल्दी सारी अच्छी खबरें बता दें, क्योंकि हम जो है ना अपनी महंगा पेट्रोल डलवा के भी थक गए हैं, महंगी सब्जियां खरीद के भी थक गए हैं, लेकिन यकीन जाने महंगाई से इस टाइम आप एक आम आदमी से जब बात करते हैं तो वो हमेशा जो है ना वो उलझा हुआ और गुस्से में ही मिलता है हमें। तो क्या ये जो आबनाए हुर्मुज़ खुलने के बाद ऑयल क्राइसिस एकदम से आया है, इमीडिएट इफेक्ट इसके आएंगे? देखें, अभी तो मैंने ये खबर नहीं सुनी कि कोई डील हो गई है और उसके मुताबिक ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुली है, या ये अमेरिकन नेवी ने खोली है या किसी और चीज़ की वजह से खुली है। सो आई थिंक कि अगर तो ये वाकई मुआहिदे तक, सर जंग बंदी मुआहिदे तक जितनी देर तक सीज फायर है ना, उतनी देर तक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ओपन है, ये ऐलान ईरान की जानिब से कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इसके साथ एक तो ये है कि जो फंसे हुए हैं वहाँ पे ऑयल टैंकर्स और दूसरी मसनूआत के भी, फर्टिलाइज़र के भी शिप्स हैं, एल्युमिनियम के शिप्स हैं, तो वो सारे ये अगले 2 हफ्तों में निकल जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी होगी मार्केट्स के लिए खुशखबरी। एंड ऑलरेडी आई थिंक इसका जो इम्पैक्ट है स्टॉक मार्केट पे तो अमेरिका में कल से ही चल रहा है, पाकिस्तान में भी चल रहा है। तो ये पूरा इंडिकेट करता है कि ये अब इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग होगी रादर दैन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि पहले जो हम देख रहे थे पॉलिटिक्स जो था वो सब कुछ ड्राइव कर रहा था और उसकी वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव ग्लोबल इकोनॉमी पे आ रहा था। तो आई थिंक उसी ने फोर्स किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि ये पीस की तरफ जाएं, और उसका जो बेनिफिट है वो इमीडिएट आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स में बहुत तेज़ी आई है, उनके बॉन्ड्स की जो प्राइसेस हैं उसमें कमी हुई है, जो रेट्स हैं उनमें कमी हो रही है, और जनरली वहाँ भी बातें हो रही हैं कि अब पीस डील जो है वो होने वाली है। राइट। तो आई थिंक कि ये बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ है और इसमें पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। तो अब पूरा एक स्ट्रक्चर जो है मिडल ईस्ट का दोबारा से तश्कील होगा कि वहाँ पे सिक्योरिटी की क्या अरेंजमेंट्स होंगी और उस सिक्योरिटी में किस हद तक रीजनल पावर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को सिक्योर करेंगे, कि यहाँ कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगी कि अमेरिका, चाइना, रशिया इस एरिया को सिक्योर करेगा। सो आई थिंक वो सारी चीज़ें हमें, वो सारी चीज़ें आएंगी। बट साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, बिल्कुल ठीक है। बट साहब ये बताइएगा कि अभी जिस तरीके से ये अच्छी खबर है आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से कि अगर वो खोल दी गई है, तो आपके आवाम में जाते रहते हैं पब्लिक और पूरे का पूरा ये चीज़ों को कवर करते हैं, सारे रिपोर्टिंग आपके पास डायरेक्ट आती है। अभी रिस्पॉन्स कैसा है इस हवाले से? एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव इमेज, पब्लिक ओपिनियन या उसका रिएक्शन क्या है?
लेकिन फिजा बात यह है कि इस वक्त माहौल जो तब्दील हुआ है, द क्रेडिट गोज टू मेरे फील्ड मार्शल आसम मनी जो ईरान के पास है। लेकिन इस वक्त हमारे पास साबिक वज़ीर ख़जाना साहब शाह साहब है, और शाह साहब मौशत के हवाले से एक बड़ा नाम है पाकिस्तान में। तो शाह साहब, ये मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो क्राइसिस आया है, पाक, ईरान, अमेरिका, ये सारे ममालिक में सब नीचे गए, परेशानी हुई, तो इस क्राइसिस में पाकिस्तान के लिए आप क्या समझते हैं कि ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, या फिर ये प्योर लॉस ही है, पाकिस्तान का नुकसान ही हुआ है? चाहे आप नाए हरमस खुल गई है, चाहे जनाब ये जंग में हम प्योर लॉस में गए हैं, या हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी भी है? काबिल एहतराम शाह साहब। जी, आई थिंक हमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान तो हुआ है, क्योंकि हमारी ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बहुत बढ़ी हैं और आवाम के ऊपर उसका सारा बोझ भी पड़ा है और प्राइसेस भी बहुत इंक्रीज़ हुई हैं। लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है, क्योंकि पाकिस्तान जो है, हमें आपको पता होगा कि जब जरदारी साहब बने थे प्रेसिडेंट 2008 में, तो उन्होंने एक अदारा बनाया था फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, और उन्होंने कहा था कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी इसकी वजह से, और हमारे दोस्त जो हैं अमेरिका में और यूरोप में वो इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में। लेकिन उसमें से एक पैसा भी नहीं आया। उसकी वजह ये है कि हमारे अपने अंदरूनी मुल्क इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को हमें बड़ी जल्दी ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन हमने 2008 से लेके आज तक उसको ठीक नहीं किया। सर, अभी तो अगर वो आपकी बात इन्वेस्टमेंट, अगर आप मेरा क्वेश्चन साथ ले ले, फिर उसका जवाब दे दे कि अभी मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा है कि 100 अरब रुपए पाकिस्तान से चला गया है, तो मतलब बजाय लाने के वो तो हमने वैसे पाकिस्तान से भेज दिया, और वो उन्होंने साथ में अपनी गुफ्तगू, हमें पता है कैसे गया है, किस तरह गया है, लेकिन अब उसको कोई 20-30% वापस लेकर आए, हमें ज़रूरत है। तो अगर 30 अरब डॉलर भी हमारे पास वापस आ जाता है, स्टिल इट्स अ बिग ह्यूज अमाउंट फॉर अस। हम तो $1-1 बिलियन के लिए कभी IMF, कभी जा रहे हैं सऊदी अरब। तो आपको लग रहा है अभी की पॉलिसीज जो की जा रही हैं उसमें ये 100 अरब या 30 अरब वापस आएगा? नहीं, आई डोंट थिंक कि वो वापस आएगा, क्योंकि ये वो यहाँ से जंग की वजह से तो नहीं गया था ना, वो तो जंग से पहले चला गया था। और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, जिस किस्म के हमारे रेगुलेशंस हैं, जिस किस्म की हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जिस किस्म के हम रूल्स बनाते हैं, जिस किस्म की यहाँ पे करप्शन भी चलती है, सारा कुछ होता है, तो वो रीज़न है कि इतने पैसा बाहर गया है। अब उसको अगर वापस आना है तो ये पहले उसकी जो वजह बनी थी जाने की, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। यानी कि हमें अपने डीरेगुलेशन की तरफ जाना पड़ेगा, नौकरीशाही का जो कंट्रोल है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा, फैसिलिटेट करना पड़ेगा, टैक्सों को नीचे लाना पड़ेगा। सो ओवरऑल अगर हम गवर्नेंस अपनी ठीक नहीं करेंगे तो फिर कोई पैसा नहीं आएगा, फिर हम इसी में ही खुश रहेंगे कि पहले तेल $100 का था और अब $50 का हो गया, लेकिन हमारे मुल्क में फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, हमारे खेत बेहतर नहीं होंगे, हमारे जॉब्स नहीं बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हमें अंदरूने मुल्क अपना सारा रिफॉर्म्स करना है। सर, कैसे रिफॉर्म्स करें? सोलर एनर्जी हम सोलर्स लेकर आते हैं, हुकूमत ने भर के कहा इन्वेस्टमेंट करें, और आपकी सोलर क्राइसिस में अब हम किसी को पता ही नहीं है कि सोलर की आगे क्या पॉलिसी होगी। हम तो इस पर ही मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी क्राइसिस है वो हमारा सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस था ना, पर्टिकुलरली पावर सेक्टर में। हमने बड़े गलत मायदे किए, बड़े महंगे मायदे कर लिए, कैपेसिटी पेमेंट्स ऐसी की का मायदा है कि बिजली बने या ना बने तो हम पैसे देंगे, और पैसे भी डॉलर्स में देंगे, और फिर उसके लिए तेल भी इंपोर्ट करेंगे, वो भी डॉलर्स में होगा, लेकिन हमारा कंज्यूमर तो उसको रुपए में देता है। तो एक तो हमने अपनी पावर सेक्टर को इंडिपेंडेंट नहीं किया, ना सेल्फ सफिशेंसी की है, और ना ही हमने खुद अपने रिसोर्सेज से बनाया कि जो डॉलर्स की ज़रूरत ना हो। हमने थर्कोल को नहीं डेवलप किया, हमने न्यूक्लियर को जितना करना चाहिए था नहीं किया, हमने हाइडल को बड़ी ब्रेकें लगा के रखी हैं, और अभी आपने कहा कि हमने तो सोलर को भी बड़ी ब्रेकें लगाई, लेकिन वो आम आदमी ने
तकरीबन हुकूमत की मुखालफत के बावजूद सोलर लगा लिया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो मसला है, उनको चेंज करना बहुत बड़ा मसला है। उनको चेंज करेंगे, गवर्नेंस बेहतर करेंगे, डीरेगुलेट करेंगे, इकोनॉमिक जो डिसीजन मेकिंग है उसमें करप्शन को और इनकॉम्पिटेंस को ख़त्म करेंगे, तो पाकिस्तान इस एरिया का लीडिंग इकोनॉमिक पावर बन सकता है। क्योंकि अगर अब हमने इसका यहाँ की सिक्योरिटी का अगर हमें रोल मिलता है तो उस रोल के पीछे हमारी इकोनॉमी बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, ताकि हम एक इकोनॉमिक पावर और एक न्यूक्लियर पावर के ऊपर हम बने, और इस खित्ते की जितनी डेवलपमेंट है उसमें हमारा हिस्सा होना फिर चाहिए, और ये बन सकता है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि सारी जो हमारे मसले हैं वो सेल्फ इन्फ्लेक्टेड है, उनको हमने ठीक करना है। तो वो हम कर सकते हैं, अगर दुनिया में हम अमन ला सकते हैं और नेगोशिएट कर सकते हैं तो अंदरूने मुल्क क्यों नहीं कर सकते? अंदरूने मुल्क काबिल एहतराम शाह साहब, दरख्वास्त आपसे ये है कि आप का तजर्बा वसी है, लिहाजा आपसे दरख्वास्त ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत को क्या मशवरा देते हैं कि अंदरूने मुल्क कौन सी ऐसी चंद चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं फौरी हो, और दूसरा आप देख रहे हैं दुनिया भर में आपका इस वक्त डंका बज रहा है, तो बाहर के ममालिक से क्या ऐसी चीज़ें आप ले और दे सकते हैं जिससे पाकिस्तान ऊपर जा सकता है? शाह साहब, आई थिंक एक तो हमें पाकिस्तान में पॉलिटिकली एक अमन लाना चाहिए, पोलराइजेशन बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, हमारे कानून की इज्जत होनी चाहिए, इंटरनेशनली भी जस्टिस सिस्टम को एक्सेप्ट किया जाए और लोकली भी, और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है उसको हमें बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा, और हमें ओपन करना पड़ेगी अपनी इकॉनमी को ये सारी NOC से और इजाज़तें जो लेनी पड़ती हैं, और एक कंपटीशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का माहौल ये बड़े मुल्कों में हो चुका है लेकिन पाकिस्तान में अभी तक नहीं हुआ। सो ये तो आपको सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको ये भी है कि आपने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, मसलन अब ये जंग से एक बात तो ज़ाहिर होती है कि अगर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की कोस्ट लाइन पे होती, गवादर से कराची तक रिफाइनरीज लगी होती, फर्टिलाइज़र प्लांट्स लगे होते, और ख़ा उनका तेल सऊदी अरेबिया से आता या ईरान से आता लेकिन फ़ाइनल प्रोडक्ट पाकिस्तान से बनता, तो इतना मुश्किल दुनिया को नहीं होनी थी जो एकदम हर चीज़ की कीमत ऊपर गई। सो पाकिस्तान की एक लोकेशन है जिसको आपने सही तरीके से अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। चाइना का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है CPEC की, वो भी हम देख रहे हैं, गवादर आबाद नहीं हम कर सके, हमें उसको बात करने की ज़रूरत है। और वो हमारा मसला है कि हमारे जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है या ब्यूरोक्रेटिक इन्वायरमेंट है उसमें इतनी लेकिन आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही कि अगर हम दुनिया के मसले डिप्लोमेसी में हल करवा सकते हैं तो व्हाई नॉट पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये भी हम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही, और इसी बात के साथ हम जो है वो प्रोग्राम का इख्तिताम भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बट स्टिल द बिगेस्ट न्यूज़ इज़ कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान का शुक्रिया अदा कर रखे हैं अपने हुर्मस खुलने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि अब डील फुल एंड फाइनल हो चुकी है, दैट्स वाई इसको खोल दिया गया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।